Assalamu alaikum. So today we are going to discuss the topic of pharmacodynamics of alcohol. In the previous video we discussed about the pharmacokinetics of alcohol. So what is pharmacodynamics of alcohol? The effect of the alcohol on our body. कि अल्कोहल जो है वो हमारी बॉडी में किस तरह के असरात मरतब कर रही है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ अल्कोहल. अब अल्कोहल जो है वो काफ़ी तरह के एडवर्स इफ़ेक्ट्स करती है हमारी बॉडी पे. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ थाइलीन ग्लाइकोल, मेथनॉल एंड एथेनॉल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड डिस्कस अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ethanol on our body. The ethanol may either induce the acute effect on our body or chronic effect on our body depending upon the dose. Now we are going to study about the various acute effects of alcohol on the various systems of our body like central nervous system and cardiovascular system. So on central nervous system ethanol क्या करेगी कि first of all it would cause sedation. जाहिर सी बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि एथेनॉल का इंटेक करने के बाद या शराब पीने के बाद वो अपनी तमाम तर परेशानियां भूल जाते हैं. सो इट कॉजेज सिडेशन, रिलीज एंजाइटी. दूसरा इफेक्ट जो ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज़ लॉस ऑफ इनहिबिशन. अब लॉस ऑफ इनहिबिशन क्या होता है कि हमारे अंदर की एक फीलिंग होती है जो हमें रोक रही होती है कि हम पब्लिक में किसी भी तरह की एम्बैरसिंग हरकत ना करें. तो वो तरह की जो इनहिबिशन है ना, डैट इज़ स्टॉप्ड बाय द इनटेक ऑफ एथेनॉल. और जब वो इनहिबिशन रुक जाएगी तो क्या होता है कि लॉस ऑफ इनहिबिशन होगी और जो पर्सन है ना ही वुड डू वेरियस सॉर्ट ऑफ एम्बैरसिंग एक्ट्स इन द पब्लिक. नेक्स्ट वन इज स्लर्ड स्पीच, मतलब कि ठीक से बोला नहीं जाता. इट कॉज एटेक्सिया. जाहिर सी बात है कि एटेक्सिया जो है इट इज़ कोज बाय द कि एक बंदा जो है वो सीधी लाइन में चल नहीं पाता. दैट इज़ वाई कि अक्सर हमने देखा कि जिन लोगों ने शराब पी होती है वो झूम झूम के चलते हैं, उनके से सीधी लाइन में नहीं चल जाता. सो दैट इज़ एटेक्सिया. इम्पेयर्ड जजमेंट, फैसला करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है. अब डिपेंडिंग अपॉन द डोज जो एथेनॉल है वो वेरियस इफ़ेक्ट्स कोज करती है ऑन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. लाइक अगर एथेनॉल जो है वो लीक गई है कि एथेनॉल का जो ब्लड लेवल है डैट इज़ फ्रॉम 60 to 80 मिलीग्राम पर DL, देन इट वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ ड्राइविंग. कानून की तारी हो जाएगी और बंदा ठीक से ड्राइव नहीं कर सकता. दैट वुड रिजल्ट इन एक्सीडेंट. अब अगर एथेनॉल पर्सन ने इतनी इनटेक की है कि उसका ब्लड लेवल जो है एथेनॉल का डैट इज़ फ्रॉम 120 to 160 मिलीग्राम पर DL, दैट इज़ इंक्लूडेड इन ग्रॉस ड्रंकनेस. लेकिन अब पर्सन ने इतना ड्रंक हो चुका है कि उसका जो ब्लड एथेनॉल लेवल है दैट इज़ मोर देन 300 मिलीग्राम पर DL. दैट इज़ डेंजरस बिकॉज इट कैन लीड टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनेस्थीसिया, कोमा, सीवियस और रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिप्रेशन हो जाएगी. दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग. अब लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था ऑन द फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, उसमें हमने देखा था कि सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स जो है वेरियस और की डिप्रेसिव जो मेडिसिन है उनके साथ मिलकर एडिटिव इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो सेम अकर्स इन द केस ऑफ एथेनॉल कि अगर एथेनॉल को लिया जाए विद द वेरियस डिप्रेसर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो उनका ज़्यादा इफेक्ट होता है, एडिटिव इफेक्ट होता है ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब वेरियस टाइप के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनके रिसेप्टर्स और कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जिन पे एथेनॉल अपना इफ़ेक्ट एक्सर्ट करती है. जैसे कि जो गैबा ए रिसेप्टर है, इनहिबिटरी रिसेप्टर है, उसकी एक्टिविटी को फैसिलिटेट करती है एथेनॉल और उसकी एक्टिविटी को वो फैसिलिटेट करती है तभी उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिप्रेसिव इफ़ेक्ट होता है. दूसरा ये कि ग्लूटामेट जो है उसकी एबिलिटी को कम करेगी कि वो बाइंड ना हो सके अपने NMDA रिसेप्टर्स के ऊपर. जाहिर सी बात है क्योंकि ग्लूटामेट हमारे पास एक एक्टिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. तो अगर एक्टिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को कम कर देगी एथेनॉल तो इट वुड एक्सर्ट द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और कुछ जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे इंट्रासेलुलर पाथवे जैसे एडिनाइल साइक्लेज,
आयन चैनल्स, फोस्फोलाइपेज सी पाथवेज, उनको एक्टिवेट करती है एथेनॉल। अब एक्यूट डोज में अगर ली जा रही है तो एक्यूट इफेक्ट जो एथेनॉल का वो क्या होगा ऑन आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या होगा कि सीवियस की डिप्रेशन होगी, हार्ट की डिप्रेशन होगी। और एथेनॉल जो है इट वुड रिजल्ट इन द रिलैक्सिंग ऑफ स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स। और अगर स्मूथ मसल्स जो है ब्लड वेसल्स के वो रिलैक्स हो जाएंगे, इट वुड रिजल्ट इन वेजो डायलेशन। अब पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो बॉडी से हीट की डेसिपेशन जो है वो कम हो जाती है, लेकिन अगर वेजो डायलेशन होती है तो बॉडी से हीट की डेसिपेशन ज़्यादा हो जाती है। अगर बॉडी से हीट की डेसिपेशन ज़्यादा हो रही है इट वुड रिजल्ट इन हाइपोथर्मिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ द एथेनॉल। अब जब हम देखते हैं क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ एथेनॉल, दीज आर सेम एज वी डिस्कस्ड इन द टॉपिक ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। एथेनॉल भी इन द सेम वे टॉलरेंस डेवलप करते हैं, क्रॉस टॉलरेंस डेवलप करते हैं और डिपेंडेंस डेवलप करते हैं। टॉलरेंस क्या है कि बॉडी जो है वो एथेनॉल के इफेक्ट की तरफ रिस्पॉन्ड करना छोड़ दे एट हायर डोजेज ऑफ एथेनॉल। क्यों रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगी, उसके लिए दो मैकेनिज्म यहाँ पे शो किए गए। पहले तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ही ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप कर ले कि एथेनॉल का इफेक्ट उसके ऊपर गालिब ना ही आ सके, ऐसी कोई अडॉप्टेशंस डेवलप कर ले कि एथेनॉल का इफेक्ट उस पर गालिब ना आ सके और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस ना हो सके। दूसरी बात ये कि बॉडी में एथेनॉल का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर एथेनॉल का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा विच मीन्स कि एथेनॉल इज़ टू बी रिमूव्ड इन द ग्रेटर अमाउंट फ्रॉम द बॉडी, ज़्यादा मेटाबोलाइज हो रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बॉडी की तरफ कम हो जाएगी, विच इज़ इंक्लूडेड इन टॉलरेंस। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि क्रॉस टॉलरेंस जो है ना एथेनॉल के केस में डेवलप होती है ड्यू टू सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। पहली बात की थी कि क्रॉस टॉलरेंस कोई ऐसी चीज़ है कि अगर हमने एक ड्रग दी बॉडी में, उसका एक स्पेसिफिक इफेक्ट है बॉडी पे, फॉर एग्जांपल उसका यही इफेक्ट है कि वो स्लीप इंड्यूस करवाए और एनजाइटी को रिलीव करवाए। ऐसी ही एक और ड्रग भी दी गई बॉडी में जिसका सेम इफेक्ट है एज द फर्स्ट वन ड्रग, तो जो फर्स्ट ड्रग है उसका इफेक्ट जो है बॉडी पे वो ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे पास सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स है उनका भी यही काम है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन करवाते हैं। एथेनॉल का भी यही काम है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन करवाते हैं। क्रॉस टॉलरेंस किस तरह से डेवलप होती है इन द केस ऑफ द एथेनॉल, कि अगर एथेनॉल ली जाए बॉडी में और फिर उसके बाद सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स ली जाए तो एथेनॉल का इफेक्ट जो है बॉडी पे कम हो जाएगा, बॉडी एथेनॉल की तरफ रिस्पॉन्ड करना कम कर देगी। नेक्स्ट वन इज़ डिपेंडेंस। ये तो हम सबको पता होगा कि वो लोग जो शराब का इंटेक करते हैं वो अगली मर्तबा मजबूर हो जाते हैं कि वो दोबारा से वही चीज़ लें, उनकी बॉडी डिमांड करती है कि जो पहले चीज़ दी गई थी वो दोबारा से दी जाए। सो डैट इज़ समथिंग इंक्लूडेड इन द केस ऑफ डिपेंडेंस। अब डिपेंडेंस हमारे पास फिजियोलॉजिकल होती है और साइकोलॉजिकल होती है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इज समथिंग कि हमारा माइंड जो है वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि एक सोच डेवलप कर लेता है कि अगर मैं एथेनॉल लूँगा, शराब पीऊँगा तभी मैं ठीक रहूँगा, उसके बगैर मैं ठीक नहीं रहूँगा। दैट इज़ समथिंग इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ये होती है कि एथेनॉल लिए जा रहे हैं। अब अगर एथेनॉल को अचानक से छोड़ दिया गया लेना ड्यू टू सम पर्पस, तो बॉडी जो वो विड्रॉल साइंस करना शुरू कर देगी। ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द केस ऑफ अल्कोहल यूज डिसऑर्डर और अल्कोहलिज्म। अब जो एथेनॉल है ना वो डायरेक्टली हमारे लीवर के ऊपर असरअंदाज होती है कि इट वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फंक्शन इन द लीवर, इट वुड रिजल्ट इन हेपेटाइटिस, इट वुड रिजल्ट इन सिरोसिस एंड लीवर फेलियर, लेकिन इट वुड ऑल्सो रिजल्ट इन द फैटी लीवर। तो एथेनॉल और फैटी लीवर किस तरह से कोज करती है? For this we have to move back towards the concept of synthesis of cholesterol in biochemistry। कि हमने पढ़ा था कि हमें रिक्वायर्ड था HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। तो होता ये कि here we have स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2, ये आगे बाइंड करेगी ऑन स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट लोकेटेड ऑन द DNA। ट्रांसक्रिप्शन होगी DNA की, मैसेंजर RNA प्रोड्यूस होगा, मैसेंजर RNA की ट्रांसलेशन होगी विच वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। फाइन।
तो होता ये है कि एथेनॉल जो है इट रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ SREBP2। तो अगर इसकी एक्टिवेशन हो जाएगी इट वुड रिजल्ट इन द मोर एंड मोर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मोर एंड मोर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिजल्ट इन द फैटी लीवर। Now, what are the effects of ethanol on GLT? जो chronic effects है of ethanol on GLT, it would result in scarring, bleeding and irritation. अब एथेनॉल से एक और चीज़ भी होती है डेट इज़ वर्निकी कोर्साकॉफ एबनॉर्मेलिटी। ये बेसिकली थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। Now, how does the deficiency of thiamine leads to the वर्निकी कोर्साकॉफ एबनॉर्मेलिटी? कि जो थायमीन है उसकी एक्टिव फॉर्म होती है थायमीन पायरोफॉस्फेट, और हमने पढ़ा था कि क्रैब साइकिल जो है वो ATP प्रोड्यूस होते हैं क्रैब साइकिल से, और अगर ATP प्रोड्यूस होते हैं क्रैब साइकिल से तो वो ATP जो है इट इज़ यूज फॉर ड्राइविंग वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस। तो थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है ना इट इज़ यूज इन द एक्टिवेशन ऑफ द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए कोएंजाइम के तौर पे ऐड करते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ थायमीन। And these two enzymes, pyruvate dehydrogenase and alpha ketoglutarate dehydrogenase, are the major enzymes involved in the Krebs cycle. तो अगर थायमीन ही नहीं होगा तो थायमीन पायरोफॉस्फेट कैसे होगा? अगर थायमीन पायरोफॉस्फेट नहीं होगा तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिवेशन किस तरह से होगी? तो इनकी एक्टिवेशन होगी देयर वुड बी नो प्रोडक्शन ऑफ द ATP या डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द ATP विच वुड रिजल्ट इन द वेरियस सेलुलर इम्पेयरमेंट्स। अब उस सेलुलर इम्पेयरमेंट के रिजल्ट में क्या होगा कि वर्निकी कोर्साकॉफ एबनॉर्मेलिटी के सिम्टम्स अपेयर होने शुरू हो जाएंगे विच वुड रिजल्ट इन एटेक्सिया, कन्फ्यूजन एंड ओक्यूलर मसल पैरालिसिस। एंडोक्राइन सिस्टम पे क्रोनिक इफेक्ट्स क्या होंगे एथेनॉल के? कि अगेन वी नो कि एथेनॉल का जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो हमारे लीवर पे हो होता है, एंड लीवर इज द मेजर साइट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस स्टीरॉयडल हार्मोन्स। सो अगर मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन्स ही इम्पेयर हो जाएगा इट वुड रिजल्ट इन द वेरियस abnormalities like gynecomastia and testicular atrophy because all these organs जो हैं require the various steroidal hormones for their development। अब यहाँ पे CVS के पर क्रॉनिक इफेक्ट देखें एथेनॉल के, तो हमने पढ़ा था कि CVS पे जो एक्यूट इफेक्ट होता है एथेनॉल का दैट इज़ समथिंग लाइक वेजोडाइलेशन, हाइपोथर्मिया एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे हम क्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करें तो CVS पे क्या इफेक्ट होगा कि हाइपरटेंशन होगी। अगर हाइपरटेंशन क्या होगी तो जाहिर सी बात है हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो जो मायोकार्डियम है उसकी हाइपरट्रॉफी होगी। मायोकार्डियम की हाइपरट्रॉफी होगी इट वुड रिजल्ट इन द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसकी वजह से जैसे हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो हार्ट रेट में इंक्रीज़ होने की वजह से वेरियस एरिथमियाज जन्म लेना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि CVS जो है उस पे क्या इफेक्ट होता है कि एनीमिया होगा। एनीमिया क्यों होगा कि एथेनॉल जो है वी नो के रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना अपने इमेच्योर सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या होता है कि एथेनॉल जाके जो रेड ब्लड सेल्स के इमेच्योर सेल्स होते हैं उन पे जाके एक्ट करते हैं, उनको डिफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और अगर वो इमेच्योर सेल्स ही इतनी डिफॉर्म्ड है तो वो मैच्योर होकर मैच्योर रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स किस तरह से बना सकते हैं? तो बॉडी में ना रेड ब्लड सेल्स की कमी होना शुरू हो जाएगी विच वुड रिजल्ट इन एनीमिया। एंड इफ़ यू आर टेकिंग एथेनॉल 10 to 15 ग्राम्स पर डे क्या होगा कि HDL का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। अब HDL का लेवल इंक्रीज़ होगा तो इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है इन द केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्यों कि वी हैव स्टडीड कि HDL जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन अ ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यूज़ टू द लीवर। ठीक है, और अगर ये ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड करवाते हैं फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यूज़ टू द लीवर सो इट मीन्स कि देयर वुड बी नो एक्यूमुलेशन ऑफ द लिपिड्स इन द ब्लड वेसल्स, इसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं होगा। फीटस पे देखें तो प्रेग्नेंट लेडी हुई टेकिंग एथेनॉल तो आने वाले बेबी पे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे कि सबसे पहले उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, टेट्राजीनिक इफेक्ट्स हो जाएंगे। टेट्राजीनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर द वेरियस डेवलपमेंटल इफेक्ट्स रिलेटेड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो।
उसकी डेवलपमेंट ठीक से ना हो सके। इट वुड रिजल्ट इन अ मेंटल रिटार्डेशन एंड माइक्रोसिफेलोपैथी। अब ऑल दो वी नो कि एथेनॉल कोई कार्सिनोजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ कैंसर करवाता है। लाइक इट कैन रिजल्ट इन द कैंसर ऑफ GI ट्रैक, इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द ब्रेस्ट कैंसर। इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा एथेनॉल के? इट इन्हेंसेस द इन्फ्लेमेशन इन लीवर एंड पेनक्रियास, और जो बाकी के बॉडी के सिस्टम्स हैं ना, उन पे ये जो है इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। Now moving towards the toxic effects या chronic effects on our body of other alcohols like ethylene glycol and methanol। ये पार्ट 1 की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ कन्वर्टेड कन्वर्सली इनटू द ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है? CNS डिप्रेशन होगी। एसिड है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होगी, उसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी होगी कि नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। एंड मैथनॉल इज कन्वर्सली कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा? रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, एनॉलिक कैप इंक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी क्योंकि एसिड की डिपोजिशन हो रही है, एंड इट वुड रिजल्ट इन द ओक्यूलर डैमेज रिजल्टिंग इन ब्लाइंडनेस। अब वेरियस अल्कोहल्स जो हैं जो हमारी बॉडी पे इतने हार्मफुल असरात मरतब करते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है? तो ये भी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसी टॉपिक के पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया था कि वेरियस एंटागोनिस्ट यूज़ होते हैं इस पर्पज़ के लिए कि जो एक बंदा है उसने अल्कोहल ली और फिर अल्कोहल लेना छोड़ दी तो बॉडी पे वेरियस विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। तो उन विड्रॉल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए वी हैड 2 ड्रग्स, थायमीन एंड वेरियस सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, जिसमें डेज़ीपाम और फ्लूडाज़ीपाम काबिल ज़िक्र है। लेकिन ये बात इम्पोर्टेंट है कि अगर बंदे को पहले लीवर डैमेज नहीं हुआ तो ही आपको डेज़ीपाम और फ्लूडाज़ीपाम दी जाएँ, क्योंकि ये बाद अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर पर्सन का लीवर ऑलरेडी डैमेज्ड है तो उसको शॉर्ट एक्टिंग सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स दिए जाएँ। अब जब अल्कोहल्स का इतना ज़्यादा इंटेक होगा तो बॉडी जो है फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली अल्कोहल्स पे डिपेंड हो जाएगी। तो उस डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए वी हैड 3 ड्रग्स, डाइसल्फायरम, नैल्ट्रोक्सोन एंड एक्एम्प्रोसेट। Now for treating the toxicity of methanol and ethylene glycol we had 2 drugs, ethanol and फॉर्मिपिज़ोल। ये भी बात की थी कि फॉर्मिपिज़ोल किस तरह से मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल की टॉक्सिकेशन को ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज फॉर्मिपिज़ोल इज़ द इनहिबिटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और अब तक हमने पढ़ा कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है इट इज़ द एंजाइम फॉर कन्वर्टिंग इथाइलिन ग्लाइकोल इनटू द ऑक्सैलिक एसिड एंड मेथनॉल इनटू द फॉर्मिक एसिड। तो अगर ये दोनों अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे इनटू ऑक्सैलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड तो ये बॉडी पे ना कोई गलत असरात भी नहीं कर सकेंगे। Now this was all about the pharmacodynamics of alcohol. Hope you understood well. Thanks for watching.